In this one shot we are going to talk about acid, bases and salts. Acids होते क्या हैं, बेस होते क्या हैं, salts होते क्या हैं. तो हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मेजरली 3 पार्ट्स में. पहला पार्ट हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, प्योरली अबाउट एसिड्स, वो होते क्या हैं, पीएच वगैरह क्या होता है. फिर बेसिस के बारे में बात करेंगे विद ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स. फिर सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ तरीके के सॉल्ट्स हैं आपके, वो कौन कौन से तरीके के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड होते क्या हैं. एसिड आपके एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके सार इन टेस्ट होते हैं. आपके टेस्ट इनका क्या होता है, सार इन टेस्ट. आपके इनका टेस्ट क्या है, सार है. दूसरी चीज ये आपके रिलीज क्या करते हैं, रिलीजेस H प्लस आयंस. कौन से आयंस निकालते हैं, H प्लस आयंस निकालते हैं. तो H प्लस निकालने वाले आयंस को हम लोग एसिड कहते हैं. हमारे पास कई तरीके के एसिड होते हैं. फॉर एग्जांपल हम रोज इस एसिड का यूज करते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड बनाने में यूज होता है. ठीक है, आपका क्या कहते हैं, टार्टरिक एसिड है, आपका ऑक्सैलिक एसिड है, आपका मिथेनोइक एसिड है, आपका सिट्रिक एसिड है. सिट्रिक एसिड हमने पढ़ा है, इसका कहां होता है, आपका बेसिकली सिट्रिक एसिड विनेगर में होता है. मिथेनोइक एसिड क्या होता है, बी स्टिंग में होता है. ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है, टमाटो में होता है. आपका नेक्स्ट आपका टार्टरिक एसिड है. टार्टरिक एसिड हमारा बेसिकली कहां देखने को मिलता है, टैमरिंड में, इमली, खटाई में. तो ये सब आपके कुछ तरीके के एसिड्स हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. तो आपके एसिड्स क्या हैं, which are sour in taste and they releases H plus ion. Also somewhere there are few types of examples or the types of acids we have. One is lactic acid, tartaric acid, oxalic acid, methanoic acid और citric acid. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, ये आपके मैंने लिखा हुआ है, कर्ड में, टैमरिंड में, टमाटो में, बी स्टिंग में, आपके ये विनेगर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट चीज जो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट चीज इनका हम देखते हैं, ये तो फिजिकल बात हो गई कि भाई दिखने में ये चीजें ऐसी होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई. फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी. क्योंकि जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगी तब उनका मैकेनिज्म क्या देखने को मिलेगा. तो अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की होती क्या है. बहुत सीधी चीज है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है. इन केमिस्ट्री वी नेवर राइट आंसर्स इन इन लाइन फॉर्म, सेंटेंस की फॉर्म में कभी नहीं लिखते. वी ऑलवेज यूज रिएक्शंस. अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग रिएक्शंस यूज करते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, जब मैं मेटल को आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो आपका अगर मैंने मेटल लिया उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. पहली प्रॉपर्टी है, जब भी मैं मेटल को एसिड के साथ कराऊंगा तो आपका सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा. तो अगर मैं मेटल ले लूं जिंक और डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, चलो H2SO4, क्या हो जाएगा, जिंक विल गो विद दिस. कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक चीज दूसरे के साथ जा रही है और एक बेचारा अलग रह जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2. तो ZnSO4 प्लस H2 आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन. तो ये आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई. दूसरा है, जब हमारा मेटल कार्बोनेट ले लूं, मैं मेटल कार्बोनेट ले लूं या फिर बाय कार्बोनेट ले लूं और उसके साथ में एसिड को रिएक्ट कराऊं, कि मैंने मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट ले लिया और इसका एसिड को रिएक्ट कराया, क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी और वाटर देखने को मिलेगा. तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, हमेशा इन चीजों को डब्बे में बंद करते हैं. क्यों, क्योंकि ये रूल्स हैं और इनके बाद इनके एग्जांपल्स हैं. हमेशा ये बात याद रखिएगा, whenever you are writing any kind of rule, you just need to make a box so that it could get highlighted in your answer script as it is. तो आपका मेटल बाइकार्बोनेट अगर हम लें तो हमने ले लिया CaCO3, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसके साथ हमने एसिड ले लिया 2HCl. तो क्या बन, CaCl2 हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा. क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, एक तो आपको सॉल्ट मिलेगा दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा दैट इज CO2 एंड वाटर इज H2
O। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हुआ, HCl के साथ मिला, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला, और क्या मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड, विच इज टर्न आउट टू बी अ सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। तीसरी एंड लास्ट, आपकी तीसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि अगर एक हम बात करें यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की प्लस एसिड की, अगर मैं मेटल ऑक्साइड ले लूं और एसिड ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। ऑल्सो मेक श्योर दैट प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए, प्लीज ये देखते रहिए कि अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसे लिखते भी चलिए, बिकॉज की नोट्स बनाने से मार्क्स हमेशा ज्यादा आएंगे, बिकॉज मेमोरी शार्प होती है लिखने से। मेटल ऑक्साइड और एसिड ले लेते हैं। मेटल ऑक्साइड मैंने CaO ले लिया, और एसिड में हमने अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया। क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O। आपका कैल्शियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट एंड H2O एज अ वाटर आपको मिल गया। बट यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के बाद आपको नहीं बताई, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसे कहते हैं टेस्ट फॉर CO2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे नोट बना के मैं कहूंगा लिख लीजिए इसको। ये पूछी जाती है 2 मार्क्स में, बोर्ड्स में, CBSE में पूछी जाती है, टेस्ट फॉर CO2। टेस्ट फॉर CO2 की अगर हम बात करें, मिल्की वाला अगर याद हो, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं CO2 गैस को पास कराऊं, आपका CO2 गैस को मैं अगर पास करा रहा हूं लाइम वाटर में, तो क्या होगा, लाइम वाटर विल टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों, और आपका एक तरीके का क्यों हुआ है वैसे मिल्की, बिकॉज ऑफ दी ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ PPT, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के बनने की वजह से। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं Ca। तो हम लोग इसकी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन क्या होगी आपकी, जब CO2 गैस पास होगी लाइम वाटर के, तो लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की। क्यों, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन क्या है, CaOH2 दैट इज लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो आपका क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस H2O। आपका ये वाला टेस्ट पक्का पेपर में आता ही आता है, 2 मार्कर आता ही आता है, प्लीज इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारा एसिड खत्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेस। अब हम बेस के बारे में बात करेंगे। बेस होते क्या है, बेस की अगर हम बात करें तो बेस क्या है, बेस होता है आपका बिटर इन टेस्ट। आपका बिटर इन टेस्ट होता है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रिलीजेस OH माइनस आयंस। एक तो बिटर इन टेस्ट होता है और OH माइनस आयंस निकालता है। नेक्स्ट चीज, कुछ एग्जांपल्स ले ले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है NaOH, हम लोग बहुत यूज भी करते हैं इस बेस को। और कोई ले ले तो आपका, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात करी है, इसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, इसकी बात करी है। ये आपका CaOH2 स्लेक्ड लाइम, ये भी बहुत अच्छे बेस का काम करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हम पूरे बेस पे देखेंगे कि कौन कौन से तरीके के आपके बेस हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि आपके बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। बेस की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी होती है, 2 प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी आपको बेस की। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैं मेटल को बेस के साथ मिलाऊं, अगर मैं किसी भी मेटल को बेस के साथ मिलाऊं तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस। आपका जब भी कोई भी मेटल बेस के साथ मिलेगा तो आपको सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो हमने मेटल ले लिया जिंक, बेस ले लिया 2NaOH, क्या होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ZnOH प्लस, सॉरी ये आपका ZnOH आपका Na2ZnO2 होगा, इसमें सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, क्योंकि आ जाता है कि हाउ डज सोडियम जिंकेट फॉर्म, या किस तरीके से आपका Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म करता है, क्या चीज फॉर्म करता है। तो आपका ये Na2ZnO2 इट इज अ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज सोडियम जिंकेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस गॉट इवॉल्व्ड। पहला आपका हो गया मेटल को जब हम बेस के साथ करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस किस तरीके से मिल रहा है। दूसरी हम लोग बात करेंगे जब भी हम बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेंगे, हम बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इस बार मेटालिक ऑक्साइड नहीं है, मेटल नहीं है, इस बार नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अगर बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कर रहा है तो आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कब आपको क्या ये चीज देगा। नेक्स्ट चीज आपका, अगर हम इसी के एग्जांपल की बात करें तो बेस हमने यहाँ पे आपका पहले नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं CO2, CO2 इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बेस में हम लोग स्लेट लाइन ले लेते हैं, चलो CaOH होल ट्वाइस, स्लेट लाइन ले लिया। तो आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड स्लेट लाइन के साथ मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वाटर। आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देखने को मिलेगा। तो आपकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेजरली, एक आपकी जब मेटल बेस के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, एक आपका बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है। यहां पे हमारा बेस का ओवरव्यू खत्म होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। अब हमारी बात आती है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा मन है मुझे एसिड और बेस को एक साथ मिलाना है, भाई मेरे को अलग अलग लेके नहीं चलना, मेरे को ना एक ऐसी रिएक्शन बताओ जब एसिड और बेस दोनों एक साथ मिले तो होती है ऐसी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को भी अगेन देख लेते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखते हैं, जब एसिड आपका बेस के साथ मिलेगा तो आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction in which when acids and bases react together to form salt and water, it is known as neutralization reaction. Neutralization reaction की जगह रिएक्शन देख लेते हैं। हमने नॉर्मल NaOH ले लिया बेस और एसिड ले लेते हैं HCl, क्या होगा, NaCl के साथ आ जाएगा, ये इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देते हैं, हो गया NaCl प्लस H2O। तो आपका जब एसिड बेस के साथ मिल रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बेसिकली आपको मिल रही है। एक ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज, एक बात ये और पता होनी चाहिए आपको कि एसिड्स ना, हमारे जो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जिनमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, पानी कम होता है, हैजार्डस होते हैं नेचर, ये मतलब एसिड मोर वाटर लेस। तो कॉन्सेंट्रेटेड आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये हैजार्डस है। पहले के टाइम पे एसिड अटैक्स में ये यूज किए जाते थे, जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका एसिड ज्यादा वाटर कम, वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट होगा एसिड कम बट वाटर ज्यादा, जैसे डाइल्यूट HCl। ये आपके नॉर्मली लैब्स में खुले भी रखे रहते हैं, जो कि बच्चे यूज भी करते हैं। एक बात तो ये हो गई। एक बात ये और आती है कि जब भी आपके एसिड्स, ये बात याद रखिएगा, नोट बना के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जब भी आपके एसिड्स वाटर के साथ मिलेंगे तो व्हाट विल बी रिलीज्ड, H+ आयंस रिलीज होंगे।
जब भी आपके बेस वाटर के साथ मिलेंगे तो हमेशा आपके OH माइनस आयंस रिलीज होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी एसिड्स वाटर के साथ मिलेंगे H प्लस आयंस निकलेंगे, जब भी बेस वाटर के साथ मिलेंगे तो OH माइनस आयंस निकलेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा एक तरीके का एसिड और बेस का एक तरीके का ओवरव्यू खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। पता तो चले कि ये एसिड है बेस है, लेकिन कई बार क्या होता है चीजें रखी होती हैं, आपको ये नहीं पता क्योंकि वो पानी जैसा लग रहा है। अब आपको ना तो ये पता ये एसिड है, ये बेस है, या फिर ये कलरलेस चीज रखी है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स को हम एक तरीके से ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट की फॉर्म में क्लियर भी रहेगा और सारे इंडिकेटर्स आपकी आंखों के सामने होंगे। इंडिकेटर्स बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। इंडिकेटर्स हमारे 4 तरीके के हैं। नेचुरल इंडिकेटर, आपका नेक्स्ट इज आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, then you have olfactory indicators जो बताएंगे एसिड है या बेस है, और then you have universal indicators। तो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल का नाम क्या है? जो नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, जैसे लिटमस। लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि नेचुरल चीज से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगर लिटमस एसिडिक मीडियम में होगा, अगर एसिड में होगा तो एसिड में रेड हो जाएगा, और अगर बेस में होगा तो बेस में ब्लू हो जाएगा। अगर दूसरी बात करें, दूसरी चीज इज रेड कैबेज। रेड कैबेज भी आपके नेचर में प्रेजेंट होती है। अगर रेड कैबेज एसिड के मीडियम में होगी तो रेड हो जाएगी, और बेस के मीडियम में होगी तो ग्रीन। एक और हमारे पास हम ले लेते हैं टर्मरिक, हल्दी। आपको पता नेचुरली पाई जाती है हल्दी। अगर एसिड में होगी तो आपका येलो, और अगर बेस में कांटेक्ट में आई तो रेडिश ब्राउन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर ही है। आपको पता ही कैसे लगेगा कि भाई लिटमस पेपर कैसे वर्क कर रहा है, या रेड कैबेज कैसे वर्क कर रही है, या फिर टर्मरिक कैसे काम कर रही है। भाई अगर मैं लिटमस पेपर को एसिड में रखूंगा तो रेड होगा, बेस में रखूंगा तो ब्लू होगा। रेड कैबेज को एसिड में रखूंगा तो रेड होगा, बेस में रखूंगा तो ग्रीन होगा। टर्मरिक को एसिड में होगा तो येलो होगा, बेस में होगा तो रेडिश ब्राउन होगा। एज सिंपल एज दैट। तो एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसको हम लोग फैक्ट्री बेस्ड इंडिकेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री मेड होते हैं सारे। तो इनको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट। ये इसमें हमारे पास 2 आ जाएंगे, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन की भी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। फिनोल्फ्थलीन अगर आपके एसिडिक मीडियम में आया तो आपका कलरलेस रहेगा। अगर बेसिक मीडियम में आया तो आपका पिंक हो जाएगा, और अगर आपका ये न्यूट्रल रहा, अगर ये न्यूट्रल रहा तो आपका अगेन कलरलेस होगा। तो आपका बेसिक 3 चीजें याद रखनी है। फिनोल्फ्थलीन अगर एसिडिक है तो कलरलेस होगा, बेसिक है तो पिंक होगा, और न्यूट्रल है तो अगेन कलरलेस होगा। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को पढ़ लेते हैं एक बार। अगर एसिडिक है या बेसिक है, अगर एसिडिक होगा तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होगा,
अगर बेसिक होगा तो मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का होगा, अदरवाइज मिथाइल ऑरेंज नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑरेंज है, तो नॉर्मली ये ऑरेंज कलर का ही रहेगा, मतलब इन न्यूट्रल सोल्यूशन इट विल रिमेन ऑरेंज ओनली। तो ये बहुत बेसिक है, इट गोज विदाउट सेइंग, राइट। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमारे पास वो होते हैं, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है नोज, जो आपकी स्मेल से पता लगे, द इंडिकेटर व्हिच इज यू नो इंडिकेटेड बाय द हेल्प ऑफ योर स्मेल, भाई नोज की हेल्प से। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा, क्या कहते हैं आपका वनीला आ जाएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन। वनीला एक्सट्रैक्ट, एक तो वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया और एक अनियन। और यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे ज्यादा कम यूज करे जाने वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयंस आपके मतलब H+ आयंस और OH- आयंस। जब अगर H+ आयन रिलीज हुए तो ये आपका यूनिवर्सल की बात क्या है, ये एसिड ही कहलाएगा। अगर OH- आयन रिलीज हुए तो यूनिवर्सली आपको पता है ये बेस ही कहलाएगा। तो एसिड और बेस के मैकेनिज्म पे काम करता है कि कौन से कब क्या निकले। तो ये जो फ्लो चार्ट है इससे आपका पूरा इंडिकेटर्स के बारे में आपको क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो फ्लो चार्ट, अगर आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देख लें तो आपके बोर्ड्स में 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से। क्योंकि आपको कई बार पूछा जाता है कि ये इंडिकेटर है, इसमें चेंज करो तो बताओ क्या होगा, ये है तो इसको चेंज करो तो बताओ क्या होगा, ये है इसको चेंज करो तो बताओ क्या होगा। ये इंडिकेटर होते ही क्या है, कितने तरीके के होते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपका किसी तरीके से भी आए, दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू एवरीवेयर, राइट। So these are the type of indicators: natural, synthetic, olfactory and universal. अब बात ये भी खत्म हो गई, अब बात और अलग आती है। और अलग बात क्या आती है कि भाई pH क्या है। pH हमारा एक स्केल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि चलो ये तो पता चल गया एसिड है बेस है, भाई मुझे ये तो नहीं पता ना कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, या वो एसिड कितना ज्यादा वीक है या वो बेस कितना ज्यादा वीक है। अगर मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या कोई और इंसान जो कि इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो एकदम से मान लो कॉन्सेंट्रेटेड को उठा ले तो उसका तो पीएच, उसका तो बहुत एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई होगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली बर्निंग केसेस देखने को मिलेंगे, सेंसेशंस खत्म हो सकती है उस इंसान की, और अटैक्स वगैरह में भी इसी वजह से इतने ज्यादा स्किन डैमेज और ये सब देखने को मिला है। तो पीएच स्केल बनाया गया। पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस। पोटेंस क्या है? एक तरीके का कैसा स्केल? लोगैरिथमिक। कैसा स्केल? लोगैरिथमिक स्केल, कि जो कि आपकी चीजों को नापने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ को। इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपस का काम क्या है? इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। हम एक बात करें पीएच स्केल की, तो आपका बेसिकली 0, 7, 14, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 7 जो होता है ना, ये हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, मतलब वो क्या होगा? न्यूट्रल। हियर न्यूट्रल मतलब नीदर एसिडिक नॉन बेसिक। पर 7 से 14 की तरफ जाएगा तो यहां पे बेटा आपके क्या होंगे? OH+ आयंस इंक्रीज होंगे, मतलब बेसिसिटी विल इंक्रीज। और अगर 7 से 0 की तरफ जाएगा मतलब H+ आयंस बढ़ेंगे, मतलब एसिडिटी विल इंक्रीज। और लिखने का तरीका इसको हम कैसे कह सकते हैं? अगर 0 की तरफ जा रहा है तो एसिडिक, एसिडिटी इंक्रीजिंग। अगर आपका एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल, मतलब ना तो वो एसिडिक ना वो बेसिक। अगर 7 से वो 14 की तरफ जा रहा है तो वो मतलब क्या कह रहा है? बेसिसिटी इंक्रीज।
तो ये 3 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। पीएच स्केल कई बार हमें बड़े हेल्प करता है, ये डेली लाइफ में हमारे बड़ा यूजफुल है पीएच स्केल। पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो टूथ डिके में बहुत हेल्प आता है पीएच स्केल का। भाई आपके टीथ में कई बार पायरिया हो जाता है, कई बार कोई बहुत कैविटीज हो जाती हैं, कई बार सेंसेशन कम हो जाती है, सेंसिटिविटी कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी टूथ डिके की वजह से ही। आपका टूथ डिके क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पीएच आपका क्या हो गया, माउथ का ऊपर नीचे हो गया है, हाईली एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से वो पीलापन आना शुरू हो गया है। आपके प्लांट्स वगैरह में भी आप देखते हो कि आपका प्लांट्स वगैरह में कई बार प्लांट ग्रो नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि शायद प्लांट को उतना पीएच मिल ही नहीं पा रहा उस पानी में या उस सॉइल में, जिसकी वजह से वो ग्रो करे। या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर पीएच 5 के आसपास नहीं है तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपका डाइजेशन के लिए आपको यही बात याद रखनी है कि पीएच आपका बहुत ज्यादा एसिडिक होना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्लाइटली एसिडिक, बिकॉज डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क्स बेस्ट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो आपका पीएच प्लांट्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सॉइल में, देन टूथ डिके में, हमने इन सब के बारे में बात करा। और ये बात 3 मार्क्स में पूछी जाती है, व्हाट आर दी डेली लाइफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, राइट। तो पीएच की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हमारे है, तो ये बात यहाँ पे हमने खत्म करे। अल्टीमेटली एसिड या पूरा खत्म हो चुका है, बेस पूरा खत्म हो चुका है। अब अल्टीमेटली जो बचा है वो बचा है सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की बात करते हैं। पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट्स मेजरली आप लोगों के सिलेबस में 3-4 सॉल्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। कई बार बड़े बड़े मार्क्स में 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स में भी देखे गए हैं, 2 मार्क्स में भी देखे गए हैं, और कम से कम 1 नंबर में तो देखे भी गए हैं ये, राइट। तो सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स में देखो 2-1 चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन आएगा कैसे। सी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट अबाउट दिस सॉल्ट, राइट यूजेस, राइट रिएक्शन, हाउ डज इट फॉर्म, राइट केमिकल नेम, इतना सीधा भी आ सकता है। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, राइट दी केमिस्ट्री, या फिर व्हाट इज द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ दिस सॉल्ट, या आपको सब कुछ दे रखा होगा, बोलेंगे आइडेंटिफाई दिस सॉल्ट। तो क्वेश्चन कैन बी इजी, क्वेश्चन कैन बी डायरेक्ट, बट इट कैन बी ट्रिकी एंड इट कैन बी रोस्टेड एट द सेम टाइम। तो अब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं। आपने सॉल्ट्स में हमेशा से पढ़ा है, सबसे बेसिक सॉल्ट वो है आपका NaCl, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपको पहले पता होना चाहिए। आपका यूज तो सबसे ज्यादा क्या है, कुकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, कुकिंग पर्पसेस में सबसे ज्यादा ये यूजफुल माना गया है, ये कुकिंग पर्पसेस में। बाकी हाउस होल्ड पर्पसेस में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, आप देखो ना, आप जो डाई करवाते हो अपने या तो दुपट्टों पे या फिर कपड़ों पे डाई कराने में, उसमें भी सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि पहले नमक से क्या होता है, उसकी जो कलर है वो थम जाता है एक जगह, वो रुक जाता है एक जगह। तो सॉल्ट इज समवेयर यूजफुल इन मेंटेनिंग दैट कलर इन दैट क्लोथ, राइट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। अब जो हम लोग मेजरली बात करेंगे, हम लोग मेजरली 4 सॉल्ट्स की बात करेंगे। वो 4 सॉल्ट्स के मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपका पहला सॉल्ट जो है कॉस्टिक सोडा है, फिर दूसरा है बेकिंग पाउडर, तीसरा है वॉशिंग सोडा, और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये 4 सॉल्ट हैं जो कि 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स में पूछे आराम से जा सकते हैं। आपको अल्टीमेटली पता क्या क्या होना चाहिए ये मैं बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए पहले तो इनका नेम मतलब साइंटिफिक नेम, या फिर जो साइंटिफिक नेम बोलता है, फिर से बोलते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम पता होना चाहिए आपको पहले। दूसरा, इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म, मतलब इसको रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके यूजेस आपको पता होने चाहिए। तो ये 3 चीज आपको हर इसकी पता होनी ही चाहिए। ये 3 चीजें इज व्हाट प्री रिक्विजिट जो है, ये आपको पता ही होना चाहिए हमेशा। तो फटाफट से चारों रिएक्शंस को देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्टिक सोडा की। कॉस्टिक
कॉस्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का नाम है सोडियम, क्योंकि कॉस्टिक सोडा को लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आपका असली नाम जो है, आपका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें, व्हेन 2NaCl reacts with 2H2O, दैट इज जो आपका सोडियम क्लोराइड, ऐसे लिखना होता है प्रॉपर नीचे नोटेशंस, सोडियम क्लोराइड आपका वाटर के साथ करेगा तो आपका क्या होगा, आपका 2NaOH बनेगा, दैट इज मेन थिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका Cl2 बनेगा, क्लोरीन प्लस आपका H2, मतलब हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ये बात, और आपको पता भी होना चाहिए जो आपका कॉस्टिक सोडा है कई बार फायर एक्सटिंग्विशर्स में बहुत यूज होता है, तो आपका केस स्टडी आने के पूरे चांस हो जाते हैं। एक पूरी केस स्टडी दे देंगे कि फायर लगी कहीं पे, अब आप खुद सोचोगे कि पूरी साइंस में उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, क्योंकि ये सब तो 8th वगैरह में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हुआ है एक तरीके का सॉल्ट, और जब वो सॉल्ट यूज हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली थी, सॉरी क्लोरीन भी निकला था, और आपका क्या कहते हैं NaOH निकला है और H2 निकला है, तो बताओ उस सॉल्ट का नाम क्या है। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कॉस्टिक सोडा इज अ सोडा और इज अ सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है ये, ब्लीचिंग में बहुत यूज होता है ये, आपका डिसइंफेक्टेंट जो आपके पानी वगैरह के कीड़े वगैरह मारने की दवाइयां होती हैं उनमें यूज होता है ये, और एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना गया है इंडस्ट्री में, राइट, जो कि ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है। ये है आपका पहला सॉल्ट, दैट इज कॉस्टिक सोडा। दूसरा सॉल्ट है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर की बात कर लेते हैं हम। तो बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो बेकिंग पाउडर की हमारा NaHCO3 इसका केमिकल नेम है, आपका बेसिकली नोटेशन है, और इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन और CO3 इज कार्बोनेट, या फिर इसको सीधे बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हम सीधे भी बोल सकते हैं, राइट। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें, NaCl when added with water plus CO2, क्योंकि बेकिंग सोडा में पानी नहीं लगेगा तो काम करना शुरू ही नहीं करेगा, तो बेसिक कॉमन सेंस भी हम लोग लगाएंगे कि अगर वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा, CO2 का प्रेजेंस नहीं होगा, तो बेकिंग में तो आपका उसका जो है वाटर के बिना वो बन ही नहीं पाएगा। तो NaCl सोडियम क्लोराइड में मैंने वाटर और CO2 मिलाया, और साथ में क्या मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया जब मिलाते हैं तो आपका क्या देखने को मिलेगा, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस आपका NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है, ये बेकिंग सोडा। तो ये आपका बेकिंग सोडा। और आपको यूजेस की अगर मैं बात करूं तो यूजेस तो आपको पता ही है, बेकरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, हाउस होल्ड में आप लोग बहुत यूज करते हो इसको, बेकिंग सोडा को केक्स बनाने में, बहुत सारी चीजें बनाने में आप लोग यूज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है ये। सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर भी आते हैं मार्केट में, जैसा बेकिंग सोडा यूज होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन बेस्ड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होते हैं, देन आपके ये सोडा बेस्ड होते हैं ये वाले। तो सोडा बेस्ड में कई बार बेकिंग सोडा भी देखने को मिलता है, तो इट कैन बी आस्क्ड, और आप बता भी सकते हैं दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स व्हिच आर कमिंग इन सोडा या इन बेकिंग पाउडर बेस्ड कंपोनेंट लाइक, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। थर्ड वन इज वॉशिंग सोडा। मैं आपको बता दूं, ये चारों में से कभी भी कोई सा भी आ जाता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला कर लो वो वाला छोड़ दो। हमेशा याद रखना कोई भी चारों में से एक तो आएगा ही आएगा पेपर में। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को देखते हैं। अगर वॉशिंग सोडा की बात करूं तो वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका आपकी इक्वेशन क्या होती है, Na2CO3 डॉट 10H2O।
आपकी ये क्या हो जाएगी वॉशिंग सोडा की एक नॉर्मल क्या बोलते हैं केमिकल नेम जिसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। आपका ये साथ में वाटर भी एडेड होता है इसमें। रिएक्शन देखते हैं Na2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लस 10H2O gives you Na2CO3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई में लग गया 10H2O। तो ये आपकी इक्वेशन है जो देखने को आपको मिलेगी वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा से तो आपको नाम से ही पता है वॉशिंग सोडा का काम होगा क्लींजिंग एक्शन में। आपका क्लीनिंग पर्पसेस से आपके इंडस्ट्री से बहुत यूज होगा आपका वॉशिंग सोडा। आपका ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज होगा बेकिंग सोडा। तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं यहाँ पे यूजेस नहीं लिख रहा बट बोल रहा हूँ प्लीज मेक श्योर दैट पीपल आर राइटिंग देम इन योर नोटबुक, क्योंकि अगर की नोट्स नहीं बना रहे हो अगेन 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 फिर से कह रहा हूँ यूजेस पूछे जाएंगे और समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। राइट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फोर्थ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ चीज दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात है जिसको हम पीओपी कहते हैं। उसके बाद हमारा एक और रह जाएगा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। पांचवा और है हमारे पास दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम पीओपी की बात करें तो पीओपी में हम लोग हमारे पास इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4.1/2H2O। राइट ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाया जाता है ये। और इसके अगर हम रिएक्शन की बात करें तो CaSO4.2H2O जब 373 केल्विन पे हम लोग हीट करेंगे तो आपको क्या देगा ये CaSO4.1/2H2O प्लस 1/2H2O। आगे इसकी प्रोसेसिंग कराते हैं नॉर्मल तो क्या हो जाएगा CaSO4 जब हाफ H2O के साथ जाकर के इसी रिएक्शन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं H2O साथ जाकर करेगा तो आपका प्लस 1/2H2O जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा CaSO मतलब यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.1/2H2O। दिस इज व्हाट आर केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से ये बन पा रहा है पूरा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका यूज मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर बनाने में आप लोगों को चढ़ाने में प्लास्टर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ बोन ब्रेकेज या आपके घर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है प्लास्टर्स। राइट नेक्स्ट चीज जो है हमारा लास्ट जो है फिफ्थ इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो ये कहलाया जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसको हम लोग कहेंगे CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर फीमेल्स बहुत ज्यादा यूज करती है फॉर देयर ब्यूटी पर्पसेस। आपके मेकअप आर्टिस्ट बहुत यूज करते हैं। आपका इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन बहुत ज्यादा सीधी सादी है। CaOH whole twice plus Cl2 gives you CaOCl2 plus H2O। क्योंकि अगर आपका इसे हम बात करें इसकी यूजेस की तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत अच्छा यूज होता है। आपके डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी यूज हो जाता है। बहुत सारे वाटर में बीमारियों को मारने में भी हेल्प करता है। तो डिसइंफेक्टेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये यूज होता है। सो हियर वी कंक्लूड विद दी आपका वन शॉट ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट। For more such videos and one shot, please like, share and comment. Comment me for any kind of query, or if you have any kind of query or you have any sort of confusion with respect to this chapter, or you can simply write your experience or how did you like it in comment section, or you can follow our Instagram page of Achievers Point, or you can share your personal suggestions to me on the mail ID of Achievers Point. For more video